बुलंदशहर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां दो पुलिस वालों पर हमला हुआ है। थाना पहासू इलाके के मोहल्ला पठान टोला में दबिश देने गए दो पुलिस वालों पर 3 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने उनके हथियार छीनने की भी कोशिश की है। तो पुलिस की टीम पर यह हमला हुआ है। जान बचाकर वहां से भागे हैं पुलिस वाले। तो कानपुर से भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई है। यहां मास्क न लगाने पर टोकने से लोग भड़के हैं। शराब की दुकान के बाहर मारपीट हुई है। गांव वालों ने पुलिस से बदसलूकी की। जान बचाकर पुलिस वाले भागे। घाटमपुर के श्रीनगर का ये मामला है। तस्वीर देखिए, शराब की दुकान के बाहर ये भीड़ लगी हुई थी। यहाँ जब वर्दी पहने पुलिस वाले ने उन गाँव वालों को कहा कि वो मास्क लगाए, तो गाँव वालों ने उल्टा पुलिस वाले पर ही देखिए उस पर हमला शुरू कर दिया। तो ये 3 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। एक पुलिस वाले को गांव वालों ने घेर लिया है, दूसरा पुलिसकर्मी पीछे से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और तीसरा पुलिसकर्मी जो डंडा लेकर आगे इस गुस्साई भीड़ को रोकने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शराब की दुकान के बाहर लगी इस भीड़ को जब पुलिस वाले ने कहा कि वो मास्क पहने, तो उन्होंने उल्टा पुलिस वाले पर ही हमला कर दिया। शाहजहांपुर में पुलिस और डकैतों के बीच एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में पुलिस ने 4 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। खुटार थाने की पुलिस ने डकैतों के सरगना सईदा बंजारा को भी गिरफ्तार कर लिया। बंजारा पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने डकैतों के पास से तमंचे, कारतूस, कुल्हाड़ी और रस्सियों के बंडल बरामद किए हैं। इनके पास से पुलिस को तस्करी को ले जा रहे 3 जानवर भी मिले हैं। ये गिरोह लखनऊ, खीरी, बरेली, सीतापुर जैसे जिलों में लूट, डकैती, पशु तस्करी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। हालांकि 3 शातिर अपराधी मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इन चारों से मुठभेड़ हुई, इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें आई, और इसमें उनके कब्जे से 2 315 बोर के तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, कुल्हाड़ी, बांका, चाकू और रस्सी जिससे ये मवेशियों को बांधते हैं। इसके अलावा 3 गोवंशीय पशु ये बरामद हुए, जो इन्होंने राह चलते पकड़ लिया था। इनको गौशाला भिजवाया गया है इनके रखरखाव और देखभाल के लिए। इन अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली इलाके के रामलीला मैदान के पास पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें फायरिंग भी हुई। इस दौरान एक लड़के को गोली लग गई, जिसे पहले नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि घायल शख्स खतरे से बाहर है। अब पुलिस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। बुलंदशहर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। थाना शिकारपुर इलाके के जानीपुर गांव के मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक वोट न देने को लेकर भिड़ गए थे, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में पुलिस ने सभी घायलों को एडमिट कराया। वहीं पुलिस ने दोनों ही गुटों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरदोई के शाहाबाद में चर्चित अतरजी कांड में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया था। अतरजी गांव में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान हुए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। थाना क्षेत्र पाली के अतरजी गोपालपुर गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान काफी ग्रामवासियों द्वारा पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रशासन और पुलिस के कर्मचारियों पर हमला किया गया था, पथराव किया गया था, जिसमें काफी लोग नामजद कराए गए थे। उक्त अभियुक्तों में से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कल की गई है। कई अन्य अभियुक्त पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए हैं।
जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। प्रेमी ने चाकू से गला रेतकर हत्या की थी। शादी से इनकार करने से नाराज था आरोपी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या करने वाला चाकू भी बरामद कर लिया है। सरपथा पुलिस ने इस मामले को सुलझा दिया है। हाथरस में कोरोना से पत्नी की मौत से दुखी एक शख्स ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की। हादसे में उसके दोनों पैर कट गए। गंभीर रूप से घायल पति को अलीगढ़ रेफर किया गया। इसी हफ्ते कोरोना से उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो डिप्रेशन में था। एक 2 तारीख में कोविड से वाइफ खत्म हुई है और ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था इस चीज़ को लेके। 1.5 साल की बच्ची है, तो आज थोड़ा अपनी विक्की सही कराने आया था। अच्छा। रेलवे वाले माथे पे तो विक्की सही कराने के बाद में विक्की तो खड़ी करती है साइड में, और रेलवे वाली दीवार जो उससे कूद गया है। अच्छा, कूदे ट्रेन के आगे कूदे हैं, जैसा कि वहाँ लोगों ने बताया है। अच्छा। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन बाद में हुई है। शाहजहांपुर में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा जारी है। एसपी की अगुवाई में 24 घंटे में से 13 थानों में अभियान चलाकर 31 शराब तस्करों को अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस ने करीब 185 लीटर अवैध शराब की बरामद की है, तो वहीं 3 शराब की भट्टियां और 1500 लीटर लहन को नष्ट किया। ये भट्टी है। अवैध शराब का निष्कर्षण और उनका विक्रय करने वाले अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है, अभियान चल रहा है, उसके तहत बीते 24 घंटों में जनपद शाहजहांपुर पुलिस द्वारा 31 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके कब्जे से लगभग 200 लीटर अवैध शराब, देशी शराब, कच्ची शराब बरामद हुई। इसके अलावा 3 भट्टियां नष्ट की गई हैं और इनसे पूछताछ से और भी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए, जिसके आधार पर हम इसी दिशा में अग्रतर कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से हथियार और लाखों रुपए के बिजली के तार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गायघाट 4 लेन के पास इन बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोच लिया और इनके पास से रिवॉल्वर, कारतूस और 30 बंडल बिजली के तार के बरामद किए गए हैं। उन बदमाशों द्वारा पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की और बदमाशों को दौड़ाया गया। लगभग 100 से 150 मीटर आगे गायघाट लहसड़ी 4 लेन अंडरपास के पास इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। सीतापुर में संपत्ति बंटवारे को लेकर 2 भाइयों ने अपनी मां और बहन को ही जलाकर मारने की कोशिश की। मां और बेटी का शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों हमलावर भाइयों को पहले तो जमकर पीटा और फिर पेड़ से बांध दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना की जानकारी के बाद भी पुलिस काफी देर से पहुंची। पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है। वो लड़के कौन है जो बंधे हुए हैं, कौन है? वो लड़के हैं। क्या हुआ था? दारू पी के आया था। अच्छा, फिर? कल सने के पीछे पड़े मंजिल के चले। हाँ, क्या बात है? इसका मरैया रहा है। अच्छा, फिर किसको मारा? और घर का गई नहीं किया। तो और किसको मारा? तुमको मारा है? हाँ। सहारनपुर में मरीज की मौत के बाद परिवार ने निजी अस्पताल में शव रखकर घंटों हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर मनमानी और पैसे वसूलने का आरोप लगाया। 11 मई को तबीयत खराब होने के बाद मरीज को यहां एडमिट कराया गया था। आरोप के मुताबिक बाद में मरीज की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट बताकर इलाज के नाम पर डॉक्टरों ने लाखों रुपए वसूले। इसके बावजूद अस्पताल पर खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने का भी आरोप है। मामला ये है कि इन्होंने मेरे पापा को एडमिट किया, उनको गलत ट्रीटमेंट दिया, धीरे धीरे जहर दे रहे थे। हम पूछते रहे रिपोर्ट्स के बारे में, हमारे को हाथ में रिपोर्ट्स नहीं दी। जब कल ख़त्म हो गया सब, तो आके बोलते शिफ्ट कर लो, और उसके बाद एम्बुलेंस भी गलत मंगाई, उसमें और हालत खराब हो गई। आपको जो बिल दिए गए वो कैसे थे? सब नकली, सब पेपर पे लिखे हुए और लूट रहे हैं। एक चीज़ को 10-10 हज़ार का बना के बेच रहे हैं और पेशेंट के नाम पे इनको पता नहीं है, ना इनके पास प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं। एक्सरे के साथ रिपोर्ट नहीं देते। आप कोई भी रिपोर्ट मांग लो, आपको कभी रिपोर्ट नहीं मिलेगी। जब आपका पेशेंट मरने वाला होगा तो आपको बुलाएंगे और बोलेंगे ले लो।
सीएम योगी ने आज लखीमपुर खीरी में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और कोविड से निपटने के उपायों के इंतजामों को देखा। सीएम योगी ने जिला अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों से जिले में कोरोना के हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा आसान की जा रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि कोरोना से लोगों के जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है एक एक व्यक्ति की जान को बचाना है। हमें जीवन भी बचाना है, व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। जिन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, ठेला खोमचा लगाने वाले, नाविक हैं, धोबी है, नाऊ है, मोची है, माली है, हलवाई है या और भी अन्य ऐसे लोग जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे, इनकी आजीविका प्रभावित हुई है। उनको भरण पोषण भत्ता हम जून में देने की कार्रवाई कर रहे हैं। श्रमिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति वैक्सीन लगाएं, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम गांव के कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था वहां कराने जा रहे हैं। लोग वैक्सीन लगाने के लिए जरूर आएं, इसके बारे में लोगों को प्रेरित करने की भी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि सीएम योगी के प्रयासों से ही पूर्वांचल में दिमागी बुखार कंट्रोल में आया। साथ ही पीएम मोदी ने कोविड से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए जहां बीमार वहीं उपचार का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कोरोना के इलाज में योगी के महत्व को भी बताया। साथ ही टेलीमेडिसिन द्वारा इलाज पर भी जोर दिया और सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ भी की। आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे, पार्लियामेंट में इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे। वो हजारों बच्चे मरते थे और ये सिलसिला सालों साल तक चला था। योगी जी पार्लियामेंट में थे, करते रहे, लेकिन जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। आप सब परिचित हैं और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए हैं। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। डॉक्टर्स, लैब्स और ई मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कवच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधा की, ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रयोग है। इसका लाभ गांव-गांव में लोगों को मिले, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि देश और प्रदेश के प्रधान के बीच परस्पर प्रशंसा का जो आदान प्रदान हो रहा है, उसके बीच देश प्रदेश की जनता पिस रही है। ये ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना समय एक दूसरे के झूठी तारीफ में दिया जा रहा है, उतना अगर कोरोना के टीके, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था में दिया जाता तो शायद कुछ और लोगों की जान बच जाए।
यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। जयप्रताप सिंह ने कहा कि यूपी में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की तैयारी चल रही है। साथ ही कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध हैं, अभी प्राइवेट दवा की दुकानों में ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाएं नहीं मिलेंगी। सर, ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की गई। किस तरह ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी है? ब्लैक फंगस के तो अब काफ़ी केसेस अब आ रहे हैं, हमारे लखनऊ में भी है काफ़ी, और मेरठ कमिश्नरी के अंतर्गत भी आ रहे हैं। तो उसके लिए जो कारगर दवाई जो तैयार किया, जो उपलब्ध है मार्केट में, उसकी कमी होने के नाते केंद्र सरकार ने इस बार उसका भी कंपनियों से बातचीत करके और जितना भी उनका प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करके और राज्य को सीधा आवंटन करना शुरू कर दिया है। ये इसलिए किया गया कि उसमें कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो या कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए उन्होंने, जैसे हमने अभी टेंडर भी किया था 10,000 वायल के लिए, परंतु उसमें कोई आया भी नहीं और कंपनी वालों ने स्पष्ट कह दिया कि ये केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल है, तो हमको जितना आवंटन होगा उतना हम जितना ज़्यादा हो पाएगा हम उसको वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में ब्लैक फंगस को असूचित बीमारी घोषित करने की क्या तैयारी है? हाँ, वो आज हो जाएगा, क्योंकि वो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग को ये सभी राज्यों को करना है, तो उनके गाइडलाइन के मुताबिक जो पत्र उनका आया है उसी के हिसाब से आज उसको घोषित कर दिया जाएगा महामारी के रूप में। तो महामारी घोषित करने के बाद फिर इसकी और तैयारी भी सरकार कर रही है लगातार। जो डॉक्टरों की टीम बनाई, किस तरह से इसको ट्रेस कर रहे हैं? अब इसमें विशेषज्ञ ने अपना जो भी राय दिया है, अभी तो हम लोग के पास आया नहीं है। जो डायरेक्टर पीजीआई के अध्यक्षता में, डॉक्टर धीमन की अध्यक्षता में जो टीम बनी है, उनके माध्यम से जो ब्लैक फंगस में जो भी जानकारी है वो सभी अस्पतालों को सूचित भी किया जा रहा है कि उसी तरह का अपना तैयारी करें दवाई रखने के लिए, और उसका जो भी प्रोसीजर है उस फंगस को, माने जिसमें बताया जाता है कि उसमें आई सर्जन भी होना चाहिए, डेंटल सर्जन भी होना चाहिए, तमाम विभिन्न लोग, क्योंकि इतने ज़्यादा वो बॉडी को अफेक्ट कर देता है, तो विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं उन सभी को उसमें रह के और सामूहिक तरह से उसमें पूरा। बड़े अस्पतालों में पीजीआई, केजीएमसी, मेडिकल कॉलेज में तो दवाएं हैं, लेकिन अभी प्राइवेट दुकानों पर उतनी दवाएं पहुंची नहीं है, जो कुछ लोग अभी इसको लेकर परेशान भी। इसकी क्या तैयारी है? दुकान पर तो अभी नहीं पहुंच पा रही है। दुकान पर क्योंकि जब केंद्र सरकार ने कंट्रोल ही कर लिया है तो सीधा स्टेट्स को आवंटन कर रही है, तो उतना प्रोडक्शन अभी हो नहीं रहा है, अभी तो दुकान में नहीं जा रहा है। मगर प्राइवेट अस्पतालों को तो हम लोग दे ही रहे हैं। यहाँ अलग से वार्ड कुछ बन रहा है ब्लैक फंगस को लेकर? नहीं, अलग से वार्ड नहीं बन रहा है। उसमें जितना उसका जैसे आईसीयू वाला एरिया है, वेंटिलेटर वाला एरिया, उसी को अलग से वो रख लेते हैं, कोई खास उसमें नहीं है उसका, क्योंकि कई विशेषज्ञ को लेके उसको उसमें ध्यान देके उसका वो ऑपरेशन करना पड़ता है या उसको देखना पड़ता है, तो अलग से नहीं है, मगर उसी में है वो सब है। सरकार की तैयारी पूरी है? हाँ, तैयारी पूरी है। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन घर बैठे भी क्रिएटिविटी की जा सकती है। इसका उदाहरण है मेरठ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं। यहां छात्रों ने घर के अंदर रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए समय का सदुपयोग किया और बांस व मक्के के स्टार्च से तैयार कर दिया अनोखा डायपर। कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। इस कोरोना कर्फ्यू में तरह तरह के बहाने ढूंढकर लोग घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। मेरठ के इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने रिसर्च के जरिए एक ऐसा डायपर बनाया है जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। सबसे पहली बात जिस वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, वो पहली बात ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल वह है जो मिट्टी में जाकर समय के साथ साथ खुद घुल जाता है और हमारी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। इस डायपर को बनाने में 4 छात्रों ने मिलकर काम किया है। ये सभी छात्र MIT के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में पढ़ाई करते हैं। इस डायपर को बनाने में इनके प्रोफेसर ने भी इनकी मदद की है। प्रोफेसर अनुज सिंह ने बताया कि डायपर का पेटेंट हो चुका है, अपग्रेड करके अगले साल तक बाजार में इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मैंने और मेरे अंदर काम करने वाले कुछ भी जो फाइनल ईयर में जाने वाले बच्चे हैं, उन्होंने मिलकर इस डायपर को बनाया है। इस डायपर को बनाने में छात्रों ने बांस और मक्के का इस्तेमाल किया है। ऐसा दावा है कि इस बायोडिग्रेडेबल डायपर से बच्चों की त्वचा को भी लाभ होगा। साथ ही ये डायपर बाजार में मिलने वाले डायपर से सस्ता और इजी टू यूज होगा। ये हमारे लैंडफिल का एक पार्ट ही कवर नहीं करते, लेकिन इनमें ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं जो हमारे सॉइल को पोल्यूट करते हैं।
इस तरीके से ये हमारे वातावरण को पोल्यूट कर रहे हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने इस डायपर को बनाया है। एक बायोडिग्रेडेबल डायपर को बनाने में 5 रुपए का खर्च आता है। इसे बनाने वाली टीम का दावा है कि बाजार में सामान्य डायपर होते हैं, उन्हें पूरी तरह से डिग्रेड होने में 500 से 700 साल लग जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल डायपर के कई और नुकसान भी हैं। छात्रों का कहना है कि उनका ये आविष्कार लोगों के साथ पर्यावरण के भी हित में है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।